Hello friends, today we will start with chapter number 3 of Science NCERT class 6th Fiber to Fabric. So let's start. Paheli and Bujo won the first prize in a science quiz competition held at their school. पहेली और बुजो ने फर्स्ट प्राइज जीता था अपने स्कूल में हुए साइंस क्विज कंपटीशन में. They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. वो बहुत ज़्यादा excited थे उस जो प्राइज मनी उन्हें मिला था उसके साथ. वो चाह रहे थे कि अपने पेरेंट्स के लिए वो कुछ क्लोथ्स खरीदे. सो व्हेन दे सॉ अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्लोथ मटेरियल, जब उन्होंने बहुत सारी वैरायटी देखी कपड़ों की, दे गॉट कंफ्यूज, तो वो कंफ्यूज हो गए. दुकान पर जाकर उन्होंने देखा कि बहुत सारी वैरायटी के कपड़े हैं, कौन से लें या कौन से ना लें. तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए. सो the shopkeeper explained that some clothes or fabrics were cotton and some were synthetic. तो शॉपकीपर जो था उसने समझाया उन्हें कि इसमें से कुछ जो क्लॉथ्स हैं वो फैब्रिक्स के हैं, कुछ जो फैब्रिक्स हैं या कुछ जो क्लॉथ्स हैं वो कॉटन के हैं, और कुछ जो है वो सिंथेटिक है. ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर्स एंड शॉल्स. उसके पास उन्होंने देखा कि ऊनी मफलर्स भी हैं और शॉल भी हैं. देवर देयर वर मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल. वहाँ पर सिल्क की साड़ियाँ भी थीं. Paheli and Bujo felt very excited. They touched and felt these different fabrics. तो पहली और बूझो इन सारी चीज़ों को देख के बहुत एक्साइटेड हो गए और उन्होंने सारी जितने भी फैब्रिक्स थे उनको टच करके और फील करके देखा. फाइनली दे बॉट अ वुलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी. फिर उन्होंने फाइनली क्या किया, एक वुलन मफलर और एक कॉटन साड़ी परचेज किया. After their visit to the cloth shop, Paheli and Bujo began to notice various fabrics in their surrounding. जब क्लॉथ शॉप से होकर आने के बाद पहली और बूजो ने अपने सराउंडिंग में आसपास में उन्होंने जितने भी फैब्रिक्स देखे उन सारी फैब्रिक्स को नोटिस करना शुरू किया. They found that bed sheets, blankets, curtains, tablecloth, towels and dusters were made from different kinds of fabric. तो जब उन्होंने अपनी सराउंडिंग्स की जो फैब्रिक्स हैं उनको नोटिस करना शुरू किया, सो उन्होंने पाया कि बेड शीट्स जो उनके घर में हैं, ब्लैंकेट्स हैं, कर्टेन्स हैं, पर्दे हैं, टेबल क्लॉथ्स हैं जो टेबल के ऊपर जो कपड़ा डला रहता है वो है, टॉवल्स हैं, या जो डस्टिंग के लिए हम क्लॉथ का यूज़ करते हैं वो है. ये सारे जो है ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फैब्रिक्स के बने हुए हैं, सारे एक ही टाइप के कपड़े के नहीं हैं. Even their school bags and the gunny bags were made from some kind of fabric. और उनके जो स्कूल वाले बैग्स हैं और जो गनी बैग्स जिसमें कि ग्रेन्स रखे जाते हैं, ये ऑल आर मेड फ्रॉम अ डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक. ये सभी एक अलग अलग प्रकार के फैब्रिक से बने हुए हैं. सो दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक्स एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक. तो उन्होंने ट्राई किया कि हम चलो इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कितने टाइप के हैं फैब्रिक्स. तो उसमें से कुछ फैब्रिक्स जो है वो कॉटन के निकले, कुछ वूल के निकले, कुछ सिल्क के निकले और कुछ सिंथेटिक निकले. कैन यू आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स? क्या आप कुछ फैब्रिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? 3.1 वैरायटी इन फैब्रिक्स. सो लेट्स स्टार्ट विथ एक्टिविटी 1. विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप, कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर इचिंग. तो आप किसी एक आसपास में आपकी कोई टेलरिंग शॉप है वहां पर जाएं और वहां जाकर आप जो फैब्रिक्स उन्होंने कटिंग करी हुई होती है उसके लेफ्ट ओवर्स आपको मिलेंगे वहां पर, उनको आप कलेक्ट करके लेके आए. फील एंड टच ईच फैब्रिक पीस ऑफ फैब्रिक. हर एक जो फैब्रिक आपको वहां से आप लेके आए उसको टच करके और फील करके आप देखिए. नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर. और उसके बाद में फिर आप उनको ग्रुप करिए इन टर्म्स ऑफ कि कौन कौन से कॉटन फैब्रिक्स हैं, कौन सी सिल्क है, इसमें से कौन सा वूल है या इसमें से कौन सा सिंथेटिक है. और इसको आप एक टेलर से पूछते जाइए कि इसमें से कौन सा कॉटन है या कौन सा वुल है, और उसके बाद इनको ग्रुप करिए और लिस्ट डाउन करिए. डू यू वंडर व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ? क्या आपने सोचा कभी कि ये फैब्रिक्स किससे बने हुए होते हैं, कैसे बने हुए होते हैं? सो व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सीम्स अ कंटिन्यूअस पीस. जब आप किसी भी फैब्रिक किसी भी कपड़े को देखते हो आपको लगता है कि कंटिन्यूअस पीस है. नाउ लुक एट इट क्लोजली, व्हाट डू यू नोटिस? अब आप उसको थोड़ा सा क्लोजली देखिए. आपने क्या नोटिस किया? तो आप नोटिस करेंगे ये इस तरीके का, राइट?
दिस इज अ लार्ज व्यू ऑफ अ पीस ऑफ फैब्रिक। एक किसी भी कपड़े को देखेंगे तो आपको वहां पे ऐसा लगेगा कुछ बुनाई टाइप की हुई है, वो शायद वुलन हो या वो कॉटन हो या कोई भी टाइप का कपड़ा हो, तो उसमें आपको इस तरीके से एक दूसरे में जुड़े हुए फैब्रिक्स में पीसेस दिखेंगे, आपको यहाँ थ्रेड्स दिखेंगे, राइट। इसको किसी भी कपड़े को आप देखेंगे तो वो ऐसा दिखेगा। एक्टिविटी टू, सिलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी वन। आपने जो भी एक्टिविटी वन में एक कॉटन फैब्रिक को सिलेक्ट किया था, ओके। नाउ उसमें से आप एक उठाइए आप कॉटन फैब्रिक को। नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और yarn एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट। अब आप उसमें से देखने आप साइड में से धागे निकल रहे होंगे उस कॉटन फैब्रिक के, उसमें से एक जो जो धागा निकल रहा होगा उसके एज साइड में, उसके कॉर्नर्स के ऊपर, उसको पकड़ के खींचिए। If no loose yarns are visible, you can gently pull one out with a pin or needle। अगर उसमें से कोई यार्न नहीं निकल रहा हो, अगर कोई इसमें से धागा नहीं निकल रहा हो, तो आप एक नीडल का यूज करके उसमें से थोड़ा सा साइड में से कॉर्नर में से एक यार्न को निकाल सकते हैं। We find that a fabric is made up of yarns arranged together। तो अगर आप देखेंगे कि जो फैब्रिक आपका बना हुआ है वो कैसे बना हुआ है, जब हमने यार्न जो एक एक धागा है उसको अरेंज किया गया है एक साथ, राइट। तो वो सारे जब फैब्रिक्स जो यान है, यान मतलब कि धागा, तो एक फैब्रिक मतलब कि एक जो कपड़ा है वो कैसे बना हुआ है, जब बहुत सारे यान्स जब उनको अरेंज किया है एक साथ, तो उससे हमारे लिए एक फैब्रिक मिला है। सो व्हाट आर दीज यार्न्स मेड अप ऑफ, सो वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न्स अरेंज टुगेदर। तो हमने देखा कि फैब्रिक जो है वो यार्न्स को अरेंज करने से बना है। और ये आन यार्न किससे बने हुए हैं, हाउ दीज यार्न्स आर मेड अप ऑफ, सो लेट्स सी इन 3.2 फाइबर। एक्टिविटी 3, टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। ठीक है, एक कॉटन फैब्रिक है, उसमें से आप एक यार्न को खींचिए। प्लेस दिस यार्न पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल, इस में यार्न की पीस को आप टेबल के ऊपर रखिए। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विथ योर थंब, एक एंड को आप थंब से अपने प्रेस कीजिए। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलोंग द लेंथ विथ योर नेल एज शोन इन फिगर 3.4। अब उसको क्या करिए, एक यार्न को आप टेबल के ऊपर रखिए, एक एंड को अपने थंब से दबाइए और दूसरे एंड तक अपने ऐसे नेल से उसको स्क्रैच करते हुए ले जाइए। ओके, डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द yarn splits अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स। अगर आप देखेंगे कि जब आप इस तरफ आए हैं तो आपको मिलेगा कि ये जो यान है वो स्प्लिट हो चुका होगा इनटू थिन स्ट्रैंड्स। ठीक है, छोटे छोटे उसमें उसके अंदर और भी धागे निकल आएंगे, उस कंप्लीट यान के अंदर छोटे छोटे से धागे होंगे। दिस इज कॉल्ड स्प्लिटिंग द yarn इनटू थिन स्ट्रैंड, जिनको हम स्ट्रैंड्स बोलते हैं। ओके, दिस ऐसा दिखेगा आपको, द yarn स्प्लिट अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स। तो यान भी जो होता है, जो धागा होता है उसके अंदर रेशे होते हैं छोटे छोटे पतले पतले, तो जो यान होता है वो भी पतले पतले रेशों से बना हुआ होता है। Okay, so you might have observed something similar when you try to thread a needle। ऐसे ही आपने वो ऑब्जर्व किया होगा जब आपने नीडल से एक थ्रेड निकालने की कोशिश की होगी। सो मैनी अ टाइम, सॉरी, व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ नीडल, जब आपने एक नीडल में धागा डालने की कोशिश की होगी, जब कभी भी आप एक सुई में धागा डालने की कोशिश करते हैं तो आपने देखा होगा कि हम धागे को बार बार जब उस होल में से डालने की कोशिश करते हैं नीडल होल में से, तो वो स्प्रेड हो जाता है इनटू मल्टीपल थ्रेड्स, राइट। वो बहुत सारे उसमें छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है, स्ट्रैंड्स में ऐसा फैलने लगता है, तो कभी कभार वो अच्छे से नहीं जाता, फिर हम उसको पतला करते हैं और फिर से डालते हैं, राइट। ये, तो ये सारे जो हैं वो स्ट्रैंड्स कहलाते हैं। जो हम नीडल में जब हम धागा डालने की कोशिश करते हैं तो भी वो स्ट्रैंड में स्प्लिट होने लगता है। सो मैनी अ टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेट इनटू अ फ्यू थिन स्ट्रैंड्स। तो कई बार जो एंड होता है थ्रेड का वो स्प्लिट हो जाता है इनटू स्ट्रैंड्स। सो दिस मेक इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल। तो इसकी वजह से हमें मुश्किल होती है थ्रेड को नीडल की आई में से निकालने में। सो द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड्स दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स। तो जो थिन स्ट्रैंड्स आपको दिख रहे होते हैं उसमें एक थ्रेड के अंदर जो थिन स्ट्रैंड्स होते हैं, एक ये बड़ा हुआ
एक कंप्लीट जो धागा है उसको हम थ्रेड बोलते हैं। उस थ्रेड के अंदर स्ट्रैंड्स रहते हैं पतले पतले, और ये जो स्ट्रैंड्स होते हैं ये भी फर्दर और ही और भी पतले स्ट्रैंड से बने होते हैं जिनको हम फाइबर्स बोलते हैं। ओके, so the thin strands of thread that we see are made up of still thinner strands that is are called fibers. So fabrics are made up of yarns and yarns are further made up of fibers. तो fabrics काय से बने हुए होते हैं? fabrics yarn से बने हुए होते हैं, और yarn ultimately काय से बने हुए होते हैं? fibers से बने हुए होते हैं. So where do these fibers come from? ये fibers आता कहाँ से है? So let's see. The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. तो फाइबर कुछ कुछ फैब्रिक्स का जो है, जैसे कि कॉटन फाइबर हुआ, जूट हुआ, सिल्क हुआ, वूल हुआ, ये हमें मिलता है कहाँ से? प्लांट और एनिमल से. दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. तो ऐसे फाइबर्स जो कि हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं इनको हम नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं. ओके, नाउ कॉटन एंड जूट आर एग्जांपल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट. कॉटन और जूट जो है दे आर एग्जांपल्स ऑफ फाइबर्स विच वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, जो कि हमें प्लांट से मिलता है. वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. वुल है जो, और जो सिल्क का फाइबर है ये हमें ऑब्टेन होता है कहाँ से? एनिमल्स. ओके, so wool and silk fibers they both are obtained from animals. Wool is obtained from the fleece of sheep or goat. तो wool कहाँ से मिलता है हमें? जो गोट, भेड़ और भेड़ों से और बकरियों के जो बाल रहते हैं उनसे मिलता है. इट इज़ ऑल्सो ऑप्टेन फ्रॉम दी हेयर ऑफ रैबिट, याक एंड कैमल. और ये कई कई जगहों पे जो रैबिट होते हैं उसके हेयर से, याक जो होता है उसके हेयर से, और कैमल के हेयर से भी मिलता है. सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कुकून ऑफ सिल्क वॉर्म. सिल्क फाइबर हमें मिलता है सिल्क वॉर्म के कुकून से. For thousands of years, natural fibers were the only one available for making fabrics. कई हजारों सालों से सिर्फ नेचुरल फाइबर ही एक ऐसा हमारे पास उपलब्ध था जिससे कि हम कपड़ा बना सकें. In the last 100 years or so, fibers are also made from chemical. अभी कुछ बीते 100 सालों के अंदर हम देखेंगे कि हमने फाइबर्स जो हैं वो केमिकल से बनाना शुरू किया. विच आर नॉट ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्स. हमने कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस से फाइबर बनाना शुरू किया जो कि हमें प्लांट और एनिमल सोर्स से नहीं मिलते. सो दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स. इनको हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स. सम एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्रिलिक. इनके कुछ एग्जांपल आप देख लो तो कौन कौन से मिलते हैं. पॉलिएस्टर जो होता है वो सिंथेटिक फाइबर, नायलॉन का कपड़ा आता है वो भी सिंथेटिक फाइबर है, एक्रिलिक फैब्रिक आती है वो भी सिंथेटिक फाइबर है. So Bujo has seen in the museum items like the one as shown here. These were worn by warriors. He wants to know if these are made of some kind of fiber. बुझो ने ऐसा एक कवच टाइप का देखा है किसी एक म्यूजियम में, तो उसको लग रहा था कि ये जो कवच है ये वॉरियर्स पहले पहनते थे पहले के ज़माने में. ही वांट टू नो कि ये किसी तरीके के फाइबर से बना है क्या. ये कई बार ऐसा होता है कि इसमें फाइबर और मेटल दोनों मिल के बना हुआ होता है, तो पीछे फाइबर लगा रहता है और आगे की तरफ मेटल से इसको कवर किया जाता है. लेट्स स्टार्ट विथ 3.3. सम प्लांट फैब्रिक्स. तो कॉटन. हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स. क्या आपने कभी अपने दिए के लिए बत्तियां बनाई हैं? व्हाट डू यू यूज फॉर मेकिंग दीज विक्स. उन विक्स को, जो बत्ती रहती है उसको बनाने के लिए आपने क्या यूज किया? दिस कॉटन वूल इज ऑल्सो यूज्ड फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्विल्ट्स और पिलोस. और ये जो कॉटन है, कॉटन जो होती है, कॉटन वूल जिसको हम बोलते हैं, इसको हम यूज करते हैं अपने मैट्रेसेस गद्दों में डालने के लिए और अपने तकियों में डालने के लिए. टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एज. थोड़ा सा आप रुई ले और उस रुई को आप ऐसे तोड़िए और आप देखिए उसके एजेस को. What do you observe? The small thin strands that you see are made up of cotton fibers. जो आपको पतले पतले strands दिखेंगे वो क्या हैं? कॉटन फाइबर से बने हुए हैं. Where does this cotton wool come from? ये कॉटन वूल कहाँ से आता है? इट इज ग्रोन इन द फील्ड. ये हम उगाते हैं, जैसे कि और फसलें उगाई जाती है इसी तरीके से कॉटन की भी खेती होती है. कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट. कॉटन कहाँ पर होती हैगी? वो ऐसी जगह पे होती है जहाँ पर ब्लैक सॉइल होती है और वार्म क्लाइमेट होता है. उस ब्लैक सॉइल को ही ब्लैक कॉटन सॉइल बोला जाता है. कैन यू नेम सम स्टेट्स
ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन। आप कुछ स्टेट्स का नाम दे बता सकते हो हमें अपनी कंट्री में जहाँ पर कॉटन होता है? वन ऑफ द एग्जाम्पल इज मध्य प्रदेश। द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट दैट इज कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ ए लेमन। जो फ्रूट होते हैं कॉटन प्लांट्स के, वो जिनको हम कॉटन बॉल्स बोलते हैं, वो लेमन के साइज के होते हैं। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बस्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विथ कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। उसके बाद क्या होता है, जब वो पक जाती है फसल मैच्योर होने के बाद में, जो कॉटन बॉल्स होती हैं वो बर्स्ट हो जाती हैं, स्प्लिट हो जाती हैं, और उसके अंदर हमें सीड्स दिखेंगे जिनके ऊपर कॉटन फाइबर्स जो होते हैं वो लगे हुए होते हैं। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग? का आपने कभी किसी कॉटन फील्ड को देखा है जिसकी जो हार्वेस्टिंग या पिकिंग के लिए रेडी हो? इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विद स्नो। तो उसको देख के ऐसा लगता है कि ये स्नो की फील्ड है, बिल्कुल सफेद रंग की चादर बिछी हुई होती है उसके ऊपर। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजली पिक्ड बाय हैंड। इन बॉल से कॉटन जो है वो हैंड पिक की जाती है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। उसके बाद फिर क्या करते हैं, जो फाइबर है उसको हम सीड से सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिंग। दिस प्रोसेस कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। तो हम पहले क्या करते हैं, कॉटन को जो है, कॉटन सीड्स को बॉल्स के अंदर से निकालते हैं और उसके बाद फिर उसकी गिनिंग करते हैं। गिनिंग में इसको एक कॉम्ब से उसको सेपरेट करते हैं फाइबर्स को सीड्स के साथ में। गिनिंग वाज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड, दीस डेज मशीन्स आर आल्सो यूज्ड फॉर गिनिंग। पहले ज़माने में गिनिंग जो है वो हाथ से की जाती थी, आजकल गिनिंग के लिए मशीन्स आ गई हैं।